Dear students, so we were discussing P block element और पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। तो उसमें कुछ एक चीज़ें जो आपको बतानी है, जो आपको समझना चाहिए कि नाइट्रोजन जब ये +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहता है, इन +1 to +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो नाइट्रोजन अगर +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, किस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है ये? ठीक है, इसका बैलेंसिंग क्या है? 2। ओके, सो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 और यहाँ पे +2। ओके, तो यानी ऊपर और नीचे दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जा रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। इसी तरीके से बाकी जो फॉस्फोरस या दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद एनोमलस बिहेवियर के बारे में तो मैंने आप लोगों के साथ बातें की थी कि एनोमलस बिहेवियर क्या है, पी पाई डी पाई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन ग्रुप के। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट हाइड्राइड्स। सो ग्रुप 15 elements forms hydrides of type EH3. What is EH3? EH3 means NH3, PH3, ASH3, SBH3 and BiH3. BiH3 is ionic, all others are covalent. Okay, so in these hydrides we have to remember that bond energy decreases down the group. Obviously it's quite obvious. Bond length increases, so obviously bond energy will decrease. That means if the stability, अगर हम क्वेश्चन ऐसा है कि which of the following hydride या arrange in increasing order of the stability of the hydrides, the thermal stability of the hydrides, then obviously ammonia is the most stable and it is decreasing down the group because bond energy is decreasing down the group. ओके, सिंपल सा चीज़ है। बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, बॉन्ड जितना वीक होगा उसका स्टेबिलिटी उतना कम होगा। तो सिंस बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, यानी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि बॉन्ड का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। सो इसी तरीके से तो डेफिनेटली क्या होगा कि थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा। इसके अलावा सिंस दे आर हाइड्राइड्स, सो अगर ये बॉन्ड अगर जब ब्रेक होगा तो ये कंपाउंड क्या कर सकता है, एक हाइड्रोजन प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो रिड्यूसिंग पावर increases down the group. It's quite obvious. It's obvious that reducing power will increase down the group. Why? Because bond energy is decreasing down the group.
अगर बॉन्ड ब्रेक करना आसान है तो हाइड्रोजन ज़्यादा अवेलेबल होगा, हाइड्रोजन ज़्यादा अवेलेबल होगा तो उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सिंस बॉन्ड एनर्जी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, दैट्स व्हाई रिड्यूसिंग पावर इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ओके। द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग, okay. Okay, so and the last thing about the hydrides you have to remember is that basicity decreases down the group. And why the basicity is decreasing? Because of the electronegativity of the central ion, ठीक है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट टेंड टू the lone pair is more available, okay, lone pair is more available in case of nitrogen, ठीक है। और ये तीनों फैक्टर्स आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि ये हाइड्राइड्स जो है इनका बेसिसिटी कैसा है, दे आर लुईस बेसिस, ओके। ये एक लुईस बेस है। क्यों लुईस बेस क्यों है? एमोनिया से आप लोगों को याद होगा, मैंने एमाइंस में पढ़ाया था कि एमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर होने की वजह से ये एक बेस है। कैसा बेस है? लुईस बेस है, ठीक है। तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ओके। और इसमें आपको याद रखना है कि सारा का सारा हाइड्राइड जो होता है वो एक कोवलेंट हाइड्राइड है, ठीक है, एक्सेप्ट बिस्मुथ। बिस्मुथ हाइड्राइड इज आयनिक, ओके। इसके बाद हाइड्राइड्स हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स, तो ग्रुप 15 एलिमेंट दो टाइप के ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, E2O3 एंड E2O5, दैट मीन्स पेंटाऑक्साइड एंड ट्राईऑक्साइड, ओके। फॉर एग्जांपल N2O3, N2O5। नॉर्मली जनरली वैसे नाइट्रोजन के बारे में हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो और भी बहुत टाइप का ऑक्साइड फॉर्म कर सकता है, मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ओके। नाइट्रोजन कैन फॉर्म वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स, ओके। तो नाइट्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट्स जो है वो दो टाइप के ही बेसिकली ऑक्साइड शो करते हैं, ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड, ठीक है। अब इन दोनों टाइप के ऑक्साइड्स में जो पॉइंट्स, द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर is pentaoxides are more acidic than trioxides, ओके। और ये सिंपल भी है। ऑक्साइड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑक्साइड्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जितना हाई होगा उसका एसिडिटी उतना ही हाई होगा। यहाँ पे जो सेंट्रल आयन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वो जितना हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। इसीलिए पेंटाऑक्साइड्स जो है वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होने की वजह से ट्राईऑक्साइड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसके बाद फॉर पेंटाऑक्साइड्स okay, for trioxides, sorry, for trioxides, for trioxides आपको याद रखना है नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो ट्राईऑक्साइड होता है वो एसिडिक है, आर्सेनिक एंटोमनी का जो है वो एम्फोटेरिक है, और बिस्मथ का जो है वो बेसिक है, ओके। दैट मीन्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ट्राईऑक्साइड, arsenic and antimony forms amphoteric, and those of bismuths are predominantly basic, okay. Now, so these are about the oxides. Now let's go to the next
topic. The next topic is halides. So they form basically two types of halide, EX3 and EX5. Okay, so we know that nitrogen cannot form pentahalides. Okay, they cannot form pentahalides because we know that they cannot extend their covalency beyond 4. Okay, the maximum covalency is 4, so they cannot form pentahalides, they can form trihalides. Okay, and even in trihalides, only trihalide of nitrogen which is known to be stable is NF3. That means only NF3 is known to be stable. Okay, second thing that you have to remember is pentahalides are more covalent than trihalides. Okay, and the reason being, what is the reason for this? In pentahalide, the central atom is in +5 oxidation state and has a greater polarizing ability than +3 oxidation state. So this is the reason. In +5 oxidation state, the central atom, the polarizing ability of the central atom increases. Okay, in +5 oxidation state, it can be more polarizing than in +3 oxidation state. Okay, and since the polarizing capability of the central atom increases, the covalency increases or covalent nature increases. Okay, this is derived from the Fajans rule. Okay, the percentage ionic character of any compound is determined by Fajans rule, and in Fajans rule we know that if the polarizing ability of cation increases, then covalency increases. Okay, covalent nature increases. So that's the thing. So this is why pentahalides are more covalent than trihalides. Okay, so almost, so there's one more thing you should remember, that almost all the halides, are covalent except BIF3. BIF3 is predominantly ionic in nature. Okay, and except this, all other halides are covalent in nature. Okay, now the next is reactivity with metals. So they form binary compound with metals. Okay, like calcium nitride,
calcium phosphide, calcium antimonide, and so on. And basically they form compound with metal using -3 oxidation state. Okay, and we know that -3 oxidation, the stability of -3 oxidation state decreases down the group. Okay, the stability of -3 oxidation state decreases down the group. So almost all of them form compound with metal in -3 oxidation state, but the thing is that the stability will decrease. So in the next part, now we will start some particular compounds of nitrogen. Okay, तो सबसे पहले देखते हैं डाई नाइट्रोजन के बारे में. तो डाई नाइट्रोजन का जो हम देख रहे थे, डाई नाइट्रोजन यानी N2. सबसे पहले इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन या प्रिपरेशन. ठीक है, तो एक लैब प्रिपरेशन है. तो लैब में हम कैसे नाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं. तो अमोनियम क्लोराइड, एक्वस अमोनियम क्लोराइड is treated with aqueous sodium nitrite okay, nitrogen gas is evolved. Water and NaCl. So this is laboratory method for the preparation of dinitrogen. Thermal decomposition of ammonium dichromate. Thermal decomposition of ammonium dichromate also produces dinitrogen. Water, I guess. So this is one another method, decomposition of ammonium dichromate. Thermal decomposition of sodium or barium nitride. Also produces dinitrogen. Okay, now properties. So physical properties are that dinitrogen is a colorless, odorless, tasteless, non-poisonous gas, very lightly soluble in water. Okay, because it's non-polar in nature. Okay, we'll mainly discuss about the chemical properties.
So generally at normal temperature nitrogen is generally inert in nature. It does not react with it does not react. It's very inert because of this triple bond, this p pi triple bond. The bond dissociation energy of nitrogen is very high, dinitrogen. Okay, bond energy is high, so it is difficult to break. That's why dinitrogen is generally inert at normal temperature, but as temperature increases it reacts with metals. Okay, at high temperature it reacts with metal, forming okay. So this is the way they react with metals. Then they also react with hydrogen, which I will discuss later. Nitrogen also reacts with oxygen at very high temperature, at around 2000 kelvins, forming nitrous oxide. Okay, the reaction of nitrogen with hydrogen, is something like this, and 2 forms twice NH3, that means ammonia. We will discuss this reaction later in the in the preparation of ammonia only. This process is called Haber's process, preparation of ammonia by Haber's process. Okay, so we will discuss about Haber's process in detail in next unit, when we will be discussing about the preparation of ammonia. Okay, so when we will discuss about preparation of ammonia, we will discuss this reaction in detail, because there are lots of conditions, that what type of pressure or temperature condition and what kind of catalyst can be used to enhance the production of ammonia. Okay, enhance the production of ammonia. So how the production can be increased, so that we will see in our next section. So next section is ammonia. Okay, ammonia. So let's see about the preparation of ammonia. So there are some laboratory methods where a small amount of ammonia is produced. So when urea is heated with water, it gets converted into ammonium carbonate, and further ammonium carbonate breaks into ammonia, water and carbon dioxide. Okay, so this is one method of preparation of ammonia from urea. On small scale, reaction of ammonium salts with caustic soda or calcium hydroxide. For example, ammonium chloride, when treated with caustic soda, will give us ammonia and calcium chloride and water.
Okay, then ammonium sulfate water. Okay, so on small scale these reactions are used to prepare ammonia. Now we will see the most important part or the most important reaction to prepare ammonia, and that is called Haber's process. So preparation of ammonia by Haber's process. So delta H is negative, that means this is an exothermic reaction. Main thing is exothermic reaction. Now in this reaction, और ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, यहाँ पे हमें बताना है कि हमें ऐसे कंडीशंस के बारे में बात करना है जिससे कि एमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाए. ओके, तो हम डिफरेंट कंडीशंस की बात करेंगे. पहला प्रेशर. तो अकॉर्डिंग टू लास्ट 47 principle, high pressure will favor the production of ammonia as number of moles of reactant is greater than the number of moles of product. And in the high pressure it should be around 200 atmospheric pressure. Okay, so this is about the pressure. That means high pressure will favor the production of ammonia, because in the reactant we have 4 moles total and this side we have 2 moles. So since the reaction in the reactant the mole is higher than the product, that's why high pressure will favor the reaction in forward direction. Okay, last Hotali principle, class 11. Okay, so this is also from class 11. Now we will see the effect of temperature. So increase of temperature will not affect the production of ammonia, as it is an exothermic
reaction still an optimum temperature is required to overcome the activation energy around 700 kelvins. So around 700 kelvins of temperature is required, and this is called optimum temperature. Since the reaction is exothermic, so generally high temperature is not required, but to overcome the activation energy, or for that activation energy requirement, we need high temperature. Okay, around 700 kelvins. And the last is catalyst. So catalyst helps in the preparation of ammonia by allying N2 and H2 to react on its surface by means of adsorption. By means of adsorption, okay? Small amount of iron with K2O can be used as catalyst. So these are the four basic, conditions by which we can increase the production of ammonia. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स which influences the production of ammonia by Haber's process. तो आप लोगों को ये 3 फैक्टर्स उसमें लिखने होंगे, ठीक है?